बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शरीक गुफ्तगू है फ़रख फ़ताफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप ठीक अल्लाह के ठाक। शुक्र। आप ठीक है? यहाँ की पोलन एलर्जी आपको कुछ नहीं कहती? बहुत कहती है, अच्छा, लेकिन बस मौसम आजकल चूँकि तब्दील हो रहा है तो बहुत बुरे आजकल हालात हैं। पॉलिटिकल एलर्जी ज़्यादा कहती अच्छा, है। चलें, आज हम पॉलिटिकल एलर्जीज़ की आपने बात की हाँ है जी। तो इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन उस एलर्जी से पहले जो अभी गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, उससे पहले प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो फलाही रियासत और रियासत मदीना के हवाले से पिछले 2.5 सालों में जो उन्होंने, बल्कि उनकी पूरी की पूरी जो सियासी जो उनकी एक स्ट्रगल है गुज़श्ता 22 सालों के दौरान, उसमें जो उनका नारा और उनकी जो बात है तब्दीली के हवाले से वो यही है कि वो इस मुल्क को सल्तनत इस्लामिया को वो एक फलाही रियासत और रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। रियासत मदीना क्या है? ये मज़हब जिसको हम इस्लाम कहते हैं, ये मज़हब इंसानियत है और इंसानियत क्या दर्स देती है, बार बार वो इसकी बात करते रहे। एक तो करप्शन जो नासूर बनकर इस मुल्क को घुन की तरह खा रही है, उस करप्शन का खात्मा, ये नारा उन्होंने लगाया और आज तक वो इस पर डटे हुए हैं। सेनेट इलेक्शंस में जो कुछ हुआ ये मिसाल हमारे सामने है। इसके अलावा रोटी, कपड़ा और मकान, जिस जो नारा शायद किसी और का था, लेकिन ये बुनियादी जो सहूलियात हैं, जो हर इंसान को, इस मुल्क में बसने वाले हर शहरी को जो हुकूक मिलने चाहिए, उसके हवाले से उन्होंने क्या काम अब तक किया इन गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान और अभी भी आगे इसके ऊपर मजीद क्या कुछ हो रहा है, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इसी के हवाले से। और इसमें उन्होंने गुज़श्ता दिन जो खिताब किया उसमें कुछ बात भी की है, वो अगर हमारे पास है प्रोड्यूसर साहब इस वक्त, तो वो शॉट हम चलाना चाहेंगे। ये शॉट चलाइए। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज़ है, तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको एनआरओ दे देता हूँ, यानी आपके जितने भी केसेस ने आपको ख़त्म कर देता हूँ। मैं असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। आप ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा। अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा, किसी तरह के दबाव में नहीं आऊंगा और एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपने इस इयादे को जो है इस बात का इयादा किया, इसको दोहराया है। नूरुल हक कादरी साहब वज़ीर मजहबी उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब आपके वक्त के लिए। कादरी साहब, एक तो जो कुछ हुआ अभी सेनेट इलेक्शंस में और कल जो खिताब वज़ीर आज़म ने किया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसकी एक झलक है जो हमें सेनेट के इलेक्शंस में नजर आई है। जो कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का उन्होंने दिया है, मैं चाहूंगी कि अब तक हमें नजर आ रहा है कि वो डटे हुए हैं, खासतौर पे करप्शन के खात्मे के हवाले से। वो कहते हैं ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना किसी से डरूंगा और ना ही किसी किस्म का एनआरओ दूंगा। इस पे जरा, क्योंकि दबाव जो है वो खुद उन्होंने कहा कि नहीं आऊंगा किसी दबाव में, और ये लग रहा था कि शायद कोई अदम एतमाद की तहरीक आएगी, उससे पहले वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए खुद आ गए हैं। ये ऑप्शन भी उन्होंने देने नहीं दिया अपोजिशन को। इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके और आपके प्रोग्राम के बाकी शुरका का शुक्रिया। और जाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का कल एक रिएक्शन था उनकी तकरीर में, जी। एक जज्बातियत था और एक भरपूर एहसास के साथ एक सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इसके गलतियों को सुलझाने के लिए जो उनका एक अज़म है, एक इरादा है और इसका दोबारा उन्होंने कल अदा किया है। और बतौर ख़ास जो पिछले 2-3-4 दिन से एक तमाशा लगा रहा, और हम जब पार्लिमानी निज़ाम की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की तक़द्दुस की बात करते हैं जी। और ईवान बाला को हम अपर हाउस कहते हैं, ईवान बाला के मेंबर के इंतखाब का इस तरह का
एक घटिया अंदाज और एक गंदा तरीका, जिसको वीडियोज आ गए, पैगामात आ गए, सब कुछ एक ओपन सीक्रेट हो गया। यानी कोई इसमें राजदारी की बात ही नहीं कि किस तरह जोन्स दांडी के साथ और पैसे के इस्तेमाल के साथ अपर हाउस के मेंबर्स का इंतखाब हो रहा है और हो गया। तो इस पे जाहिर है वज़ीर आज़म साहब का एक रिएक्शन बनता है और उन्होंने बड़े सराहदिली के साथ उस पर बात की। इलेक्शन कमीशन को भी उससे भी एक गौर तदब्बर का उनको कहा, और बाकी जो माशरे के जितने अफराद है सबको उन्होंने अपनी पोजीशन या जो करना चाहते हैं उसकी वजाहत कर दी। और खासकर जो उन्होंने आखिरी जो उसकी तकरीर का हिस्सा है कि अगर कोई मेरी मुखालफत अपनी जमात से या अपने लाइफ से करना चाहते तो ओपनली कर ले, और वो मुझे बताएं कि हमारे रास्ते आपसे जुदा है, आपके साज और काम के साथ हम नहीं जा सकते, तो मैं न उस पर बुरा मानूंगा न मैं आप पे खफा हूँगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। और उन्होंने वाजे कर दिया कि मेरा जो मकसद और मंशूर है वो कुर्सी के साथ और हुकूमत के साथ चिपक के रहना नहीं है, बल्कि मैं अगर कोई इस्लाह अगर इस निज़ाम का कर सकता हूँ तो कर लूंगा, वरना एक साइड पे हो जाऊंगा। बिल्कुल सही। कादिर साहब, आपने बजा फरमाया, कल की तकरीर में वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे रियासत मदीना का मेंशन भी किया, जिक्र भी किया, और उन्होंने उसके अंदर ख़ास तौर पे इंसाफ के निज़ाम की बात की, सोशल इक्विटी की भी बात की। ज़रा थोड़ा सा हमें बताएंगे कि हुकूमत का जो इंटरप्रिटेशन है, ये विजन है रियासत मदीना के बारे में, वो एग्जैक्टली है क्या, उसके अंदर क्या कुछ है? फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट है, इंसाफ की रियासत है, ये और क्या क्या एलिमेंट्स है सर? मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने शायद इसने तवातर और तसलसल के साथ इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन से पहले कभी रियासत मदीना का इतना जिक्र नहीं किया, और आजकल यानी हुकूमत में आने के बाद कोई भी उनकी गुफ्तगू खाओ पार्लियामेंट में हो, खाओ कैबिनेट में हो, खा किसी अखबार या मुजल्ला के साथ इंटरव्यू की शक्ल में हो या किसी टेलीविजन के साथ बातचीत की शक्ल में हो, किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हो, कोई भी गुफ्तगू कर रहा हो, वो किसी न किसी तरीके से रियासत मदीना का और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जिक्र वो फरमाते हैं। और इस सिलसिले में जो पीटीआई के मंसूर ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है वो है एक इस्लामी पाकिस्तान को एक जदीद इस्लामी फलाही ममलिकत का तस्वर, और मेरे ख्याल में रियासत मदीना का यही तस्वर है। अगर रियासत मदीना के इस तस्वर को कोई महदूद करके एक खास जाविये निगाह से देखना चाहता है कि या शायद वो सजा और जजा का एक मखसूस निज़ाम का रियासत मदीना है, तो इस जो इस कंसेप्ट का पूरा जो अहाता है उसको कवर नहीं कर सकेगा, बल्कि ये मेरे ख्याल में एक इंसानी अक़दार को फरोग देने का और इंसानियत की मेयार को बनाने का और इंसाफ और मेरिट की बात करने के निज़ाम का नाम जो है वो रियासत मदीना जी। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने जो अपनी तकरीरों में माजी के अंदर ये भी कहा ना कि ये जो अखलाकियात है रियासत मदीना की, अगर ये कोई नॉन मुस्लिम कंट्री भी अप्लाई कर ले तो वो कामयाब हो जाती है। फिर वो स्कैंडिनेविया की एग्जांपल भी देते हैं। तो दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट यू आर सेइंग कि इंसाफ का निज़ाम और माशी इंसाफ का निज़ाम जो है वो खास रियासत मदीना का जो बुनियाद है वो मीसाक मदीना है, और मीसाक मदीना के जो तीन बुनियादी पिलर और बुनियाद है वो ये है कि दिफाई निज़ाम, रियासत मदीना के दिफाई निज़ाम में उस वक़्त कहा गया कि वहाँ के मदीना के जो मुस्लिम आबादी है, यहूदी है, अंसार है, कुरैश है, सब जो है वो मिलकर उस रियासत की हिफाजत करेगी, और रियासत की सिक्योरिटी और दिफा का निज़ाम, और दूसरा माशी निज़ाम उस मुल्क का, और तीसरा जो है वो इंसानियत के एहसास का जो पहलू है उस निज़ाम में वो है। और वो फिक्र और वो सोच जहाँ भी पाया जाए, वो मशरिक में हो, मगरिब में हो, आज के ज़माने में हो, आज से 200 साल बाद के ज़माने में हो, स्कैंडिनेवियन
यूरोप में हो या एशिया के किसी मुल्क में हो, वो रियासत मदीना के तसव्वुर कहलाया जाएगा। सही। अच्छा अनुल्लाह काजी साहब, एक चीज़ की वजाहत करना एक आम आदमी के लिए को ये बताना और बावर कराना बड़ा ज़रूरी है। जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं, हालांकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानत, उनकी सदाकत के हवाले से सब जानते थे वहाँ पर, लेकिन जो बिगड़ा हुआ माशरा था अरब का, उसको सुधारने में ज़ाहिर है बड़ा वक्त लगा। सो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं और जब इतना बिगड़ा हुआ 70 साल का एक बिगाड़ हो एक मुल्क के अंदर, तो उसको संवारने में वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा सब्र जो है वो अवाम को मेरे ख्याल में ये भी बताना चाहिए कि इसमें वक्त लगेगा, वक्त देना चाहिए हुकूमत को भी, ये हमारे ऑपोजिशन के लोगों को भी समझना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा निज़ाम जब वो कायम होता है तो उसको एक अरसा लग जाता है, 23 साल का। अगर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का सारा आपका नबूवत के बाद का अरसा लगाएं, और अगर उस खिलाफत की तरफ आप जाए और खिलाफत उमर फारूक की, जहाँ पे आप इसको एक आइडियल इस्लामिक सल्तनत कह सकते हैं, तो वो तो उससे भी ज्यादा वक्त इसमें लगा है इसको रूस को पहुंचने में। तो मेरे ख्याल में उसमें वक्त लगेगा। और जिस चीज की बुनियाद है हुजूर की सीरत से, हम नमाज की बात करते हैं, रोजा की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ये अरकान दीन है और इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथ जो उनका उस्वा और सीरत शुरू हो जाता है वो सदाकत और अमानत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक व अमीन का जो पैगाम है वो बचपन से शुरू होता है और नबूवत के पहले से शुरू होता है। तो हमें भी माशरे में और अपनी सोसाइटी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सीरत और उस उस्वा को उसको मशअल-ए-राह बनाना होगा। बहुत शुक्रिया अनुल कादरी साहब आपके वक्त के लिए। फारूक, मैं ये चाह रही थी कि जैसे इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि एक शख्स जो है तब्दीली की, उन्होंने बात करते आए हैं कितने अरसे से, लेकिन एक शख्स नहीं ला सकता तब्दीली। सारे इदारों को, तमाम लोगों को, ब्यूरोक्रेसी है उसमें, हमारे बाकी इदारे हैं, सबको उसमें कोशिश करनी होगी, सबको शामिल होना। अगर वो नहीं करेंगे जी तो एक शख्स ज़ाहिर कोशिश तो कर रहा है, वो करता रहेगा। हाँ जी, बाकियों का साथ बहुत जरूरी। नहीं बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल में जब आप बात कर रही थी ना, तो मैं सोच रहा था कि हुकूमत का मैसेज, हुकूमत की जो मेहनत है, ख़ास तौर पे लोएस्ट जो मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, लोग हैं, गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, उनको शेल्टर होम देना, जिनको रोटी नहीं मिलती है उनके लिए लंगर लगाना, हाँ जी, उनके लिए हुनर के प्रोग्राम, उनके लिए और बहुत सारे एहसास के अंडर जो 14 प्रोग्राम जी 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 बिल्कुल, ये सारा क्यों ऑब्सक्योर हो रहा है? हाँ। लंगर की बात होती है और टीवी के ऊपर कुछ और चल जाता है, लोग पता नहीं क्या बातें करना शुरू हो जाते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ट्राइबलिज्म, जो हमारी कबायली वो तरीका होता है ना कि दो कबीले बन गए, हुकूमत के खिलाफ रहना है या हुकूमत की साइड पे, उसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई आई हेट ट्राइबलिज्म, कि आप जो है ना सच्चाई और ईमानदारी वो उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटीज होती है। अभी भी गवर्नमेंट ने रियासत मदीना का नाम कहे या जो भी हो, एक विजन है आपके सामने। उस विजन के अंदर अगर गरीब को पेट भर के रोटी मिल जाए, अगर जो है वर्किंग क्लास को अपवर्ड मोबिलिटी मिल जाए, अगर मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए और हर किसी के लिए मौका हो बढ़ने का, तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। एक साइड पे ये हुकूमत 2.5 साल हुए आई और दूसरी साइड पे वो हुकूमतें या वो पार्टियां हैं जो 30 साल से 40 जनाब माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी को देखें कितने 60 साल हो गए, 50 साल हो गए। अच्छा, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है और वो इस पार्टी को टाइम देने को नहीं तैयार होते। और फिर 2-3 मीडिया ग्रुप हैं, क्योंकि वो साथ मिल गए हैं, तो उनका नैरेटिव सुबह शाम ऑब्सक्योर करना है, वरना अदरवाइज लुक एट व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू। अगर हुकूमत जो है वो अपने मुल्क के अंदर मईशत को भी बेहतर करना चाह रही है और मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाह रही है, करप्शन को ख़त्म करना चाह रही है, इज़ इट गुड और बैड? करप्शन ने आज तक आपका कोई फ़ायदा किया है? मेरा तो नहीं किया। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ऑपोजिशन सिंध का नाम नहीं लेती। वैसे सिंध में भी हुकूमत है, हाँ, किसकी है ये भी सब जानते हैं। बिल्कुल। मेरा मसला ये है कि एक तो होती है पार्टी पॉलिटिक्स, वो चलती रहेगी, लेकिन जब आप और मैं
बहुत ज़्यादा सच्चाई को देखना ही छोड़ दें तो वो जुल्म हो जाता है, क्योंकि हमारा काम है लोगों को तशरीह करके बताना। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों में इखलाकी जुर्रत खत्म होती जा रही है। यार ऑनेस्टली, डू यू वांट करप्शन? डू यू वांट खोखला निज़ाम? डू यू वांट अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे बुजुर्गों के साथ जो जुल्म हुए हमने भी सहे, हमारे बच्चे भी सहे? वो दिस इज नॉट ऑन। शेर मुझे याद आ रहा है, एक मिसरा है, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। सो यहाँ पर जब आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो आपको बहुत सी साजिशों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अभी कल ही मैं सुन रही थी कि किसी ने मिसाल दी कि जो आजकल हम बड़ा पॉपुलर पीटीवी पे ड्रामा देख रहे हैं तुरिल का, उसके अंदर मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह तौर पे दिखाया गया है कि हक के रास्ते में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो शख्स डटा हुआ है। सो यही चीज़ जो है ये हमें नज़र आती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अंदर भी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि चाहे मुझे इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े, मुझे छोड़ना पड़े, मैं ऑपोजिशन बेंचेस पे जाकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं इनको एक्सपोज करूंगा। अच्छा, मैं गलत को गलत कहूँगा। और हमारे मीडिया चैनल्स में और पंडित्स में से बहुत सारे कह रहे हैं कि जी ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल में कॉमन मैन के साथ जो वजीर आजम का मुकालमा था ना कल की स्पीच में, हाँ आई मीन मैं किसी और का क्या कहूँ, यहाँ आके बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ ना। आई थॉट दैट ही इज टॉकिंग टू मी। और बहुत सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं, पीडीएम की कोई बातें अच्छी लगती होंगी, कोई बुरी लगती होंगी, लेकिन पिछले 48 घंटे स्पेशली कल्मिनेटिंग इनटू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच वर ग्रेट क्लैरिफाइंग मोमेंट्स फॉर दिस हम्बल सोल। मुझे बाकियों का नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक तो क्लियर हो गया, एक तो पर्चियां नहीं होती हैं उनके पास, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। चले पर्चियों का खैर है, गलत दिल से बोलते हैं। जो पहले वाले बोलते थे, अगर वो पर्चियां ना होती तो शायद उससे भी मुश्किल में बोलते, लेकिन अगर एक्सटेम्परे बोलते हैं तो दैट्स ओके, दैट इज ग्रेट। बट माय पॉइंट इज कन्विक्शन। एक बंदा है जिसकी जायदाद पे जायदाद पे जायदाद पे जायदाद है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किधर से आ रही है। दूसरा बंदा उसकी लिमिटेड वो है, वर्किंग क्लास का आदमी है, अपना काम करके जिस प्रोफेशन में गया वो उसके पीक तक आया, और उसके बाद आज के दिन मीडिया सेलिब्रेट करे उन चीज़ों को जहाँ पे करप्शन हो रही है, और हम कहे वाह 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 ये होती है जमहूरियत, ये हुस्न है जमहूरियत का। ये जिस तरह की करप्शन को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं लोग पिछले 24 घंटे 48 घंटे में, तो मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी क्लैरिफाइंग मोमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्चुअली क्लेम्ड द हाई ग्राउंड वंस अगेन। वैसे तो हमारे जो अवाम हैं वो पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हैं और हर चीज़ की समझ बूझ रखते हैं। इंटरेस्ट जितना उनका पॉलिटिक्स के अंदर है पाकिस्तान में, अवाम का मेरे ख्याल में और किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी जो तमहीद हमने बांधी है, ये हमने क्यों बांधी है? क्योंकि जो कुछ हुआ है अभी सेनेट के इलेक्शंस में, उसी के ऊपर अब हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब आगे इसका तदारुक जो है वो किस तरह से होगा। एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर सा, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s.
The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. They believed that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians and Sikhs. This is unprecedented in history. As we all know that marginalization of human beings leads to their radicalization. वेलकम बैक। बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस की जो हो गए और उसमें जिस खदशे का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शुरू से करते आ रहे थे और बड़ी उन्होंने कोशिश की कि तरीक़ाकार जो है उसको बदला जाए, अगर आइन में तरमीम हो सकती है तो वो की जाए। बिल लाए गए पार्लियामेंट के अंदर जिसकी अपोजिशन ने मुखालफत की। मैं बात कर रही हूँ सीक्रेट बैलेटिंग के खिलाफ जो उन्होंने बात की और ये कोशिश की कि ओपन बैलेटिंग जो है वो हो जाए ताकि ये पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट तक सदाती रेफरेंस के जरिए बात जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो ये थी कि सीक्रेट बैलेटिंग ही रहेगी आइन के मुताबिक, लेकिन उसके अंदर भी गुंजाइश पैदा की जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाली गई, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। और वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया कौम से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पैसा जो है उसका अमल दखल था और पैसे के बलबोते के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर सेनेटर्स जो हैं वो बनते हैं वो हम सब ने देखा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो उठते हैं इन इलेक्शंस के बाद। सबसे पहला सवाल फारूक जो उठता है और जो वज़ीर आज़म ने भी उठाया वो ये था कि जब कोर्ट ने आपको मौका दिया था इलेक्शन कमीशन को, फिर केस के दौरान ही आपने सीक्रेट बैलेटिंग की हिमायत क्यों की? क्या ये शुकूक व शुबहात नहीं पैदा करती ये बात? जी मेरा ये ख्याल है, देखें हमने उसका रिस्पांस भी देखा, हमने ख़ास तौर पे रिस्पांस देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और मुझे खामखा इससे लगा कि कोई जो है ना टू एंड फ्रो शुरू हो गया। इट शुडंट बी लाइक दैट, राइट। हमने कोई नाम नहीं सुने इलेक्शन कमीशन के किसी इंडिविजुअल के। इंस्टीट्यूशन से अगर शिकायत ना करें तो क्या करें, राइट। मामला ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में रहता है, वहाँ पे एक डिमांड की जाती है कि ओपन बैलेट हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ये इंटरप्रिटेशन करके कि आर्टिकल 226 में होगा, साइंस का रेफरेंस दे के इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया। एक वो मामला बीच में नहीं आ सका, और दूसरा फिर आपने एंड में बारकोड वगैरह और किसी और चीज के बारे में कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, चलिए फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, सबसे पहला सवाल जो कल वजीर आजम साहब ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि मौका दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसमें नाकाम नजर आई। बहुत से तहफ्फुज़ात जो है वो उठते हैं। बार कोड के हवाले से भी बात की, आप भी जो इंटरप्रेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एडवाइस की थी कि आइडेंटिफाइबल हो सकता था वोटर, जरा काइंडली इसकी वजाहत कर दीजिए। अब आगे हुकूमत क्या करने जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल, देखिए कानूनी जो तरीकाकार है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर तफसीली तौर पे उन्होंने इस चीज को लिखा है उसमें, और साथ ही में कहा कि इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो ये करे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं। पहली चीज सही नुक्ता नजर क्या है? नुक्ता नजर ये है कि इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर किया गया है, उनके पास तमाम तर इख्तियारात हैं। जहां तक बैलेट पेपर की सफाई की बात है, उसके अंदर भी आर्टिकल जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो वाज़ेह तौर पे बताता है कि ये सवाबदीद इलेक्शन कमीशन की है कि वो जैसा चाहे बैलेट पेपर छाप सकता है। इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर भी लिखा है, उसमें दो ऐसे हिस्से हैं जिसके अंदर तफसीली सुप्रीम कोर्ट ने हदायत जारी की है। हमारा नुक्ता नजर ये है कि अगर उन पर अमल किया जाए, मिसाल के तौर पे आपने अभी जिक्र किया आइडेंटिफाइबल वोट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आर्टिकल है
वो कहता क्या है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है। इट डज नॉट से सीक्रेट वोट, एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है, सीक्रेट बैलेट। द प्रोसेस जो है ना, आप जब जाते हैं पीछे पर्दे के, वहां पर आप वोट दर्ज करते हैं अपना, उस आप पेपर को फोल्ड करते हैं और बैलेट के अंदर डाल देते हैं, यहाँ तक सीक्रेट है। लेकिन एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है। एक्सप्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है टू गार्ड करप्ट प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, ये कानून का हिस्सा है, लॉ का हिस्सा है। राइट। कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम के लिए कर रहे हैं। इसकी सीधी सीधी जो चीज निकलती है वो ये करती है कि अगर हम मालूम करना चाहें ना कि किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम नहीं मालूम कर सकते, सही है। क्योंकि आइडेंटिफाइबल वोट नहीं थी। किसी एक अथॉरिटी को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि पार्टी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं आई कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया। राइट। ये मुद्दा है हमारी बिल्कुल सही है। इल्तिजा है एक फैसल साहब से जो इतना खुद मुख्तार है, पताफी साहब इतना खुद मुख्तार है कि अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने पोजीशन ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आजादी, अदारों की आजादी पे इमरान खान यकीन करते हैं। ठीक है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट की पोजीशन थी कि हम चाहते थे ओपन बैलेटिंग, उन्होंने जाके कहा कि नहीं, तो हमें इससे कोई भी वो नहीं है कि ठीक है एक आजाद अदारा है, उसकी अपनी एक पोजीशन है और हम उसका एहतराम करते हैं। राइट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जो अगर आप भी पढ़ें वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके अंदर सिक्रेसी के ऊपर अलग से बात की गई है और 2 जजमेंट्स के हवाले भी दिए गए हैं। राइट। एक इम्प्लीमेंटेशन के बिल्कुल हवाले सही से, है बाइंडिंग फैसल क्या है, हिस्बा में। साहब। मैं कतई कलामी कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये पर्सपेक्टिव जो है ख़ासतौर पे आपके बयानिया का हिस्सा भी है, माशाल्लाह सारे वज़ीर आज़म साहब से लेके तमाम कैबिनेट ने इसको रिटरेट भी किया है। लेट मी आस्क यू अबाउट समथिंग एल्स। अभी 2 दिन हो गए इलेक्शन हुए, आपने कोई ऑडिट तो किया होगा, व्हाट वेंट रॉन्ग? आपके ख्याल में क्या वोट चोरी हुआ, पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई और बेईमानी हुई, कोई अलाय ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, या व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? देखिए पताफी साहब, कल जो कॉन्फिडेंस का जो इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने का कहा है, उसके बाद सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। कल जब इमरान खान साहब को मेजॉरिटी एतमाद का वोट दे देगी, तो ये चीज सामने आ जाएगी कि ओपन बैलेटिंग के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर पे सबको एतमाद है, लेकिन सीक्रेट बैलेटिंग जब हुई थी तो उसने लोगों ने अपने वोट बेचे। उसके सामने हमारे सामने 2 चीजें अहम है, कानूनी नुक्ता नजर अगर हम सामने रखें। इतराफ जुर्म किया गिलानी साहब के बेटे ने, इतराफ जुर्म किया नवाज शरीफ साहब की बेटी ने। दोनों ने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा कि जी हाँ। अच्छा, मरियम नवाज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी टिकट के ऊपर लो, ये ब्राइबरी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ें, उसकी आप इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 156, 167 और 168, ये अगर आप पढ़ें तो आपको इसकी वजाहत हो जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। और साथ ही में आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें जो कि ओपन बैलेटिंग के हवाले से आया। ठीक है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कानूनी नुक्ते नजर से, और यही बात इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में भी की। और क्या ये आपका मेन कंसर्न ये है कि एक साइड पे ऑपोजिशन वाले, पीडीएम वाले खुद एविडेंस बना के दे रहे हैं? एक वीडियो आ गया, उसके बाद मरियम साहब वाली, पता नहीं किसने कहा था उनको कि ये स्पीच करें और उसके अंदर ये क्लेम भी कर दे। जब इतना एविडेंस है तो उसके बाद नोटिस सर्वेलेंस कमेटी को लेना चाहिए, और अभी तक हाल पर नहीं लिया गया। इज इट अ कंसर्न दैट यू चीज ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जी इसके ऊपर समाअत तलब कर ली है। किस पे? ये वीडियो पे या मरियम पे? मरियम वीडियो पे भी नहीं, उस पे तो अभी नहीं करी, लेकिन Exactly, जो एक चीज थी उस पे उन्होंने की है। मेरे ख्याल 9 मार्च को या कुछ चल रहा था टेलीविजन के ऊपर जी कि उन्होंने समाअत मुकर्रर की है। ये अच्छी एक पेशरफ्त है। राइट। हम ये कहते हैं जो कानून कहता है, जो लॉ कहता है,
उसके तनाजुर और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, पताफी साहब, मिशेल बुखारी, अगर आप अभी बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़े ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे उसमें सारी चीजें लिखी। नहीं, वो सही बात है फैसल साहब। उसके दो पार्ट्स है ना। पहला वो कहते हैं कि उसका तशरीह है जो आपने प्रेयर दी थी, दूसरा जो है वो कहते हैं बाय द वे जजमेंट्स या ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन यू आर राइट कि उन्होंने साइंस का भी जिक्र किया, 1967 के एक प्रेसिडेंट को भी कोट किया जिसमें कहा कि वोट जो है वो सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो वी गेट दैट पॉइंट। नाउ द कंसर्न राइट नाउ, और मुझे आई एम श्योर कि मिशेल ने भी सवाल करना होगा, मैंने सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, और वो ये है कि इस तमाम मामले के अंदर एक साइड पे जतोई साहब का जो है वो नोटिस हो जाता है, आप लोग नहीं उसको फ्लैग करते, किसी और का नोटिस हो जाता है, लेकिन मरियम साहिबा ने, अच्छा पीएम की स्पीच का नोटिस हो गया कल जो स्पीच की गई थी, लेकिन मरियम साहिबा का भी उसी दिन हुआ, अभी तक उस पर कोई नोटिस हुआ है, ये बता दें हमें। देखिए, एक प्रोटेस्ट किया था पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उन्होंने ऐलान किया था कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे, ये हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने। मेरा ये ख्याल है, जाती राय है, कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए था। एक इदारा, अच्छा हम गवर्नमेंट में हैं, हम उनसे सिर्फ कानूनी नुक्ता नजर पे बात कर रहे हैं, हमने कभी भी उनको ये नहीं कहा। आपको माजी में नहीं याद पताफी साहब किस तरह से यरगमाल बनाते थे, इदारों को इस्तेमाल करते थे। ये इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल होता था नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर। हमने जब सुप्रीम कोर्ट में ये हमारे खिलाफ आए, हमने कोई प्रेशर नहीं डाला, हमने कहा ठीक है, इनका नुक्ता नजर है और इनका राइट है, हमने तो कोई बावर नहीं कराई अपनी चीज इनके ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि एक दो चीजें हमें सामने रखनी है, एक रखना है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और दूसरा रखना है सामने इलेक्शन एक्ट 2017। देखिए, अवाम को भी पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब क्या पोजीशन ले रहे हैं। इमरान खान साहब आज आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और मैं जो आपको बता रहा हूं कि जो भी मैंने आर्टिकल्स आपको बताए, सेक्शंस बताए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसके बाद हमारी एक इल्तिजा है कि आप इसको कानूनी तरीके से देख लें, और जो भी आप समझते हैं हल इसका निकलता है, इस मसले का हल निकालें। और बाय द वे एक बात मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन तो हो गई ना, हमने पहले भी कोशिश की थी और हम दोबारा भी कोशिश करेंगे कि सेनेट की जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेटिंग पे होनी चाहिए, और इसलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, और कानून जो कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए सेनेट के अंदर, उस चीज को भी हम ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ठीक है, अच्छा फैसल, एक आखिरी सवाल ये कि बाइकआउट किया है अपोजिशन ने, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो मूव है इमरान खान साहब की, कल नहीं आ रहे, ये कैसे जमहूरियत है और ये क्या तर्ज है? ये भाग गए हैं मिशेल बुखारी, ये भाग गए हैं। जब कल ओपन फील्ड है उसमें नहीं आ रहे, छुपे रास्ते से बीच में आ रहे थे। यही तो पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि जब सीक्रेट बैलेटिंग है तो ये आ रहे हैं सामने क्योंकि ये लोगों को खरीदते हैं, और जब ओपन बैलेटिंग है ये उससे भाग रहे हैं। सीधा सीधा पता चलता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, यूसुफ रजा गिलानी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, लोगों को खरीदा गया। कल ये इजलास में आए, हम चैलेंज करते हैं इनको, आपके अपना नंबर पूरा करें, जो आपने सीक्रेट के अंदर किया था उसको ओपन के अंदर आके पूरा करें, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा दे। कल आके गिरा दे हुकूमत को। नहीं आ रहे ना, भाग रहे हैं सर, क्योंकि ओपन है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चले, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फारूक, इसमें एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाह रही थी, एक ये कि जो अभी समाअत हुई थी सदाती रेफरेंस के हवाले से, उसमें बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी गैर तसल्ली बख्श थी, इसे करार दिया गया था, जिसमें अदालत ने ये पूछा कि अगर 3 महीने बाद कोई देखना चाहे बैलेट पेपर्स तो वो क्या उसका तरीकाकार है, जिसके ऊपर कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा सका।
बात ये है कि एक तो ये बात, फिर उसके बाद जो कुछ अब हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए क्या कोई रोल अदालत जो है वो इस पे प्ले कर सकती है? अभी मेरे तो ख्याल 11 में मार्च को समाअत इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद मेरे ख्याल में अदालत भी कर सकती है, इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है, और इस मामले को एस्केलेट करके कहीं भी आप ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं। बट आपने ये जो बाइकआउट वाली बात है ना, एक ड्रामा आता था अंधेरा उजाला। बिल्कुल अंधेरे में कौन क्या करता है और रोशनी में क्या करता है, फर्क है ना। सही। सीक्रेसी अंधेरा हो गया, उसके अंदर चोरियां होती हैं, सही है। चोरी हो गई। रोशनी से डरते हैं, ओपन बैलेट है, वहां पे डर ये है कि आपके बंदे ना वोट डाल दें हुकूमत को, इतना मॉरल प्रेशर है। देखें सीधी सी बात है, हमें कहते हैं वोट की इज्जत दो, फिर बेटा बरखुदार साहब जो है ना वो बता रहे हैं वोट ज़ाय कैसे किया जाता है, ठीक है। हमें कहते हैं कि जी कि हम जो है ना जमहूरियत के लिए काम करते हैं, और 160 वोटों से 169 हो जाते हैं, ये 9 कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो मुझे वही कहानी याद आती है, वो जो एक कॉमिक स्ट्रिप थी जिसका नाम है पीनट्स। उसके अंदर चार्ली ब्राउन है, उसके सामने लूसी एक बॉल लेके खड़ी है, वो बार बार आता है, किक मारता है, मारने लगता है और लूसी बॉल हटा लेती है, वो बेचारा गिर जाता है और फिर आता है और उससे कहा जाता है तुम बार बार क्यों कर रहे हो, वो कहता है इस दफ़ा शायद वो बॉल ना हटाए। 40 साल से आप लोगों को पावर दे के देख लिया। आपको पता है कि कल क्या हुआ, जब बिलावल साहब ने स्पीच की, बिलावल साहब की थी कुर्सी ऊंची, उनके इधर बैठे थे यूसुफ रजा गिलानी नीवी कुर्सी पे, इधर बैठे हुए थे दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नीची कुर्सी पे, और जब उन्होंने कोई बात की तो इन्होंने शाबाश की और साबिक वजीर आजम यूं यूं कर रहे हैं, राइट। मैं सोच रहा था कि ये फ्यूडल सिस्टम तो रह गया हमारे सिस्टम में। पीएमएलएन के अंदर भी इसी तरह से ठीक ही है ना? आप देखें ना, मरियम There बीबी, has to जिसकी be- वजह से कुछ लोग बिल्कुल ही there has to be a grand leader जो कि God's chosen one, जो कभी हारता नहीं, अगर हारेगा तो करप्शन होगी, और फिर उसके साथ जो बैठे हुए लोग हैं वो सारे एक्सपेंडेबल हैं। एक बंदा पहले वजीर आजम रहा, उसको कहा गया लेटर लिखो आपके खिलाफ, उसने नहीं लिखा, उसको हटा दिया गया। अब आपने उसको कहा कि आप चेयरमैन बनो, जो डिमोशन है वो बनने को तैयार हो गया। ये क्या हमने यही जमहूरियत रखनी है बार बार? अच्छा, परवेज रशीद साहब को स्टेज पे बुला के कहती मेरी कुर्सी पे बैठे। परवेज रशीद साहब के ऊपर टोटल केस ये था कि जब आपकी हुकूमत थी तो वो पंजाब हाउस में जो कमरा दिया हुआ था उसका नहीं वर्किंग क्लास का बनता है, हाँ तो अरबपति हैं, सही। उस वक्त जो है ना या तो वेव कर देना था या पे कर देना था, आपने नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है फारूक साहब कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, एवरीबडी नोज कि कौन क्या कर रहा वही है, ना। और आप कि वो शर्मिंदगी या वो ज़मीर की जो हम बातें करते कभी होते थे, कभी ये वो क्या कहते हैं उसे, एक दफ़ा का जिक्र है कि कोई ज़मीर नाम की चीज़ होती थी, कोई शर्म नाम की चीज़ होती थी, बट अब वो नहीं है। आप किस मुंह से जाके एक ऐसे ऐवान में बैठ जाते हैं जब सारी चीज़ें सामने आ गई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या हुआ है, और अब बहरहाल इसके आगे बंद लगना और कदगन जो है वो लगना वो बड़ा ज़रूरी है। इसके हमेशा के लिए इस निज़ाम को बदलना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जद्दोजहद जो है वो बहरहाल जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह के दोस्तों को किसी चीज का खौफ नहीं होता अमीर सादत, वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसी की नाराजगी से खौफजदा रहते हैं। कमांडर वेसिलियस लगता है किसी बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है। इस सारे तुर्क कबाइल एक परचम तले मुत्तहिद हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी। उराल के लिए वो नर्म गोशा रखते हैं। सब शशदर रह जाएंगे हलीमा, हैरान करने का पूरा इंतजाम है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो तो इसके लिए इंतकाम लेना जरूरी है। जिस जंग को शुरू करने का तुम्हारा इरादा है उसमें सबसे पहले कलम होने वाला सर तुम्हारा होगा। अर्तुरुल को कमजोर करने के लिए मैंने जो फैसले किए हम पर पलट गए वो। इंसाफ दो धारी तलवार होती है आलियार साहब, ये थामने वाले का हाथ भी काट सकती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत जो कल तक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार था, आज मोदी हुकूमत उसको उस नहज पर ले आई है कि पाकिस्तान ही नहीं, अब दुनिया जो है वो ये बात कर रही है कि वहाँ पर यानी अब ये कह दिया गया कि आज़ादी से जुज़वी तौर पर आज़ाद। ये एक रिपोर्ट है फ्रीडम हाउस की, जो कि एक अमरीकी थिंक टैंक है, और फ्रीडम इन द वर्ल्ड के नाम से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत खौफनाक हद तक आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। मोदी हुकूमत ने इस नहज पे पहुंचा दिया है भारत को। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी की रैंकिंग की मुनासबत से मजीद नीचे चला गया है भारत, यानी 83वें नंबर से 88वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत में इंसानी हुकूक की तंजीमों पर दबाव डालने, दानिशवरों और सहाफ़ियों पर पाबंदियां और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, ख़ासतौर पे दिल्ली में जो फसादात हुए गुज़श्ता बरस, उसका हवाला दिया गया और उस पर तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए थे। सो अब पूरी दुनिया में भारत जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात करने लगी है। सो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम खालिद साहब आपके वक्त के लिए। नईम खालिद साहब, एक तो ये कि ये अब जो दुनिया इस पे बात कर रही है और ख़ास तौर पे अमेरिका की ये थिंक टैंक की रिपोर्ट है, और इससे पहले इंडियन क्रॉनिकल्स के हवाले से हमने देखा EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट थी, फिर भारतीय बैंक्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बात सामने आई, ये सब कुछ और फिर जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, आप समझते हैं कि कहीं कोई ब्रेक लगी कि मोदी हुकूमत को इस सब कुछ के बाद? जी बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट की एक और चीज मैं फीचर वाजे कर दूं, और आपने जरूर वो देखा होगा कि उन्होंने ये लिखा है कि इस रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर के हालात शामिल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जो भारत की बाकी मेन लैंड है वहां पर ये हाल है कि फ्रीडम का जो है स्टेटस वो कैसे उनका डाउन हुआ है। तो अगर मकबूजा कश्मीर को शामिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल इसलिए नहीं शामिल कर पाए कि वहां से कोई डाटा हासिल करने का तरीका नहीं था उनके पास, तो शायद ये और भी नीचे चले जाते हैं और इनके और डिग्रेडेशन हो जाती है। देखिए बहन, बात ये है कि ये सारी चीजें जो आपने कहा, एक्सपोजर हो रहा है, लगातार हो रहा है, बल्कि आपको पता है कि अमेरिकी सेनेट वगैरह में भी जब बातचीत हुई तो वहाँ भी ये बात चली कि किस तरीके से ये अपनी प्रॉक्सीज भी इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो दुनिया बड़ी क्लियर है, लेकिन जो असल बात हमने ये देखनी है कि जो भारत का रवैया है पाकिस्तान के साथ या मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ, क्या ये प्रेशर काफी है उस रवैये में तब्दीली लाने के लिए? तो मैं समझता हूँ ये अखलाकी प्रेशर है और ये भी फुल वॉल्यूम के नहीं है या फुल ब्लास्ट नहीं है। ना उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, ना उनके ऊपर कोई इकोनॉमिकल प्रेशर। तो इस फाइनेंशियल प्रेशर के बगैर और पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर सिर्फ ये इखलाकी प्रेशर से उनका रवैया बदलने का नहीं है, और जब तक वो अमेरिका के हलीफ हैं उनके ऊपर इखलाकी प्रेशर के अलावा कोई प्रेशर आने का नहीं। लिहाजा अगर हमारे मसाइल जो हैं या कश्मीरियों के मसाइल हैं उसमें अगर कोई तब्दीली लानी है तो या कश्मीरी लाएंगे या पाकिस्तानी खुद लाएंगे। राइट जनरल साहब, आपने कहा कि अमेरिका को बड़े अजीज हैं और उनके साथ है। सवाल ये बनता है क्यों है? क्या जमहूरियत की वजह से है या सिर्फ चीन के बुग़्ज़े चीन में है? अगर सिर्फ जो है बुग़्ज़े चीन में है तो क्या वैसे ही हो सकते हैं? ये उनको कहा जाता है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो ये भी डेमोक्रेटिक ना हो, चलेगा? जी देखिए, अगर जमहूरियत की वजह से होता तो फिर तो मैं मुल्कों के नाम नहीं लेता, कोई दोस्त नाराज हो जाएंगे। जहाँ जमहूरियत का नामो निशान नहीं है और वो अजीज तरीन दोस्त हैं उनके अमेरिका के, तो लिहाजा ये तो बात अलग होगी कि उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनका ताल्लुक कोई ह्यूमन राइट से होता है, इसी के से होता है, वरना इसराइल उनका करीब तरीन हलीफ ना होता। तो ये बात हमारे समझनी है कि चाहे वो बेशक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा फ्रीडम का वो लंबरदार है, लेकिन अगर उनके आप एक्शन देखें कि किस तरीके से वो रजीम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से मुल्कों के अंदर वो इंटरफेरेंस करते हैं, किस तरीके से जो जब जिसके साथ उनकी दोस्ती होनी हो या उनको सूट करता हो
तो ना वो जमहूरियत देखते हैं, ना ह्यूमन राइट देखते हैं, और जिसको हाँकना हो तो हम जैसे मुल्कों के ऊपर FATF और जमहूरियत और चाइल्ड अब्यूज और वुमेन अब्यूज ये सारी चीजें लगा देते हैं। भाई ये उनकी मर्जी है, और कमजोर मुल्क हमेशा इसी तरीके से दबते रहेंगे। लेकिन जो मैंने पहले बात की है कि अगर हम ये सारी डेवलपमेंट को ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अल्टीमेटली उन पर प्रेशर आएगा हिंदुस्तान पर और हमारा भी मसला हल हो जाएगा, ये गलती है। सही। अच्छा जनरल साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है जब तक खड़ा इंडिया के साथ तब तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर की पॉलिसी है उसके हवाले से बार बार व्हाइट हाउस ने अभी गुज़श्ता दिनों में ये कहा कि हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो क्या ये कोई डिप्लोमेसी का एक रवैया है कि उस तरफ भी बात कर ली, इस तरफ भी बात कर ली? जी, जब वो कहते हैं पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी तो उसका ये मतलब है कि वो दो बातें उस पर कायम है। नंबर एक ये कि ये एक मसला है, लेकिन नंबर दो ये कि इनको दोनों मुल्कों को बाहमी तौर पे हल करना चाहिए। और वो ये भूल जाते हैं कि 47 से लेके आज तक ये दो मुल्क कोई भी मसला बाहमी तौर पे हल नहीं कर पाए। जो भी मसले हल हुए हैं, कुछ हुए हैं, तो उसमें हमेशा थर्ड पार्टी की असिस्टेंस जो है वो रही है, जिसका ये मतलब है कि वो जितने इंटरेस्टेड है वो आपके सामने है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि वो जो हिंदुस्तान उनको इस वक्त सूट कर रहा है उसकी वजूहत हमें मालूम है। चाइना है और रशिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, CPEC है, ईरान है, तो ये सारी चीजें हैं। वो आपको पता है कि वो उनके वो क्वाड प्लस में भी उनके साथ हैं इंडियन ओशन में, और तो इसलिए वो इस वक्त उनके हलीफ रहेंगे। और कश्मीर का मसला हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे हल कोई पेश करे या ऐसी असिस्टेंस करे जिसमें जो हिंदुस्तान को मंजूर ना हो। मैं तो हमेशा ये इस खाइफ रहता हूँ, डरता हूँ कि कहीं पाकिस्तान उनकी सालसी ना मान दे, क्योंकि सालसी हमें माननी चाहिए कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज की। चाइना उसमें शामिल हो, तुर्की शामिल हो हमारी तरफ से, और अमेरिका और कोई एक और मुल्क रूस जैसा शामिल हो जाए हिंदुस्तान की तरफ से, जैसे भी है। इसके अलावा अगर हम कभी सालसी में पड़ गए तो ऐसे गड्ढे में गिरेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। राइट वैसे ये जो आपका कंसोर्शियम वाला आइडिया है, दैट इज अ ग्रेट वन एंड आई हैवंट heard many people talk about it. ट्रम्प ने सालसी का वो किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने क्या किया, आर्टिकल 370 और बाकी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो इंडिया तैयार होगा बात करने के लिए? जी, मेरा तो ख्याल है जब ट्रम्प ने कहा था तो उस जमाने के अगर टॉक शोज आपको याद हो तो मैं उस वक्त ये कहता था कि ये ट्रम्प ने आउट ऑफ द ब्लू नहीं कहा, ये बात करके आया है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म उसके साथ, और ये अचानक बात नहीं। और उसने कहा भी था कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने मुझसे जिक्र किया है, और शुक्र है कि हम उसमें उस वक्त पड़े नहीं। तो ये हिंदुस्तान तो साफ ज़ाहिर नहीं मानेगा। हाँ, ऐसी बात मान लेगा जिसमें उसको वो समझे कि उसके मर्जी के मुताबिक ये हल जा रहा है। तो ये तो हमारे सोचने की बात है कि वो फिर अगर वो हल मंजूर है तो फिर ये बिल्कुल सही है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वरना मैं इसके ऊपर मजीद, क्योंकि ये मौजू ऐसा था, हम इस पर मजीद बात कर सकते थे। बहरहाल आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मिशेल बुखारी, फ़रख बेताफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।